हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप जानते हैं आपके DET पर SP के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके लिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट रहता है 10 नंबर का TGT में आता है, PGT में 20 नंबर का आता है। तो वही उसके जो मतलब ये अब सिलेबस देख लें, टॉपिक ऑफ सिलेबस टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। मतलब इसके लिए ये इन्होंने इस बार जो सिलेबस दिया है, टेंटेटिव सिलेबस है ये, आप जानते होंगे। तो उसके जो टॉपिक बता दिए हैं इन्होंने ये, और इनको हम 1 बाय 1 भी कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज, लेकिन मैं ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि आपको इसके जो अब तक PYQ आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं अब तक TGT, PGT, PRT जितने भी, वो सभी यदि आप ये सोल्व कर लो टीचिंग मेथोडोलॉजी के, तो आपके ये 10 नंबर TGT में और 20 नंबर PGT में आसानी से आप ला सकते हो। ठीक है, ये 10 टॉपिक इन्होंने दिए हैं इस बार। ये आपके मतलब CTET, यदि आपने किया CTET क्वालिफाइड हो आप, तो इन्हें ये टॉपिक अच्छे से आप समझते होंगे। ये BEd में भी आपने पढ़ा है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पूरी एक बुक है आपकी। लर्निंग एंड टीचिंग की बुक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, BEd में पूरी एक बुक है आपकी। आप ये पढ़ कर आए हैं, तो अब तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से TGT में, और PGT में 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, ये भी आपका पूरा एक सब्जेक्ट है। तो मैं समझती हूँ कि आपने मतलब ये अच्छे से पढ़े होंगे टॉपिक। और हम इस वीडियो में आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनके जो PYQ अब तक हो चुके हैं, मतलब DSSB के TGT, PGT, PRT तीनों के जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है, जो भी इन्होंने सिलेबस दिया था अभी दिया है। मतलब DSSB में नॉर्मली फिक्स सिलेबस नहीं होता, पर इस बार इन्होंने सिलेबस दे दिया है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बने हैं। इसलिए मैंने आपको ये सिलेबस दिखाया है कि आप देख लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये सिलेबस दिखाने का मेरा यही मोटिव था कि आप ये समझ पाएँ कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और यदि आप सिर्फ PYQ भी सोल्व कर लो ये DSSB के, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। आपके ये सेक्शन 10 नंबर का TGT और 20 नंबर का PGT में यहीं से कवर हो जाएगा, सिर्फ PYQ से। ठीक है, और बाकी जैसा DSSB KVS के में पेडागोजी आती है 40 नंबर की TGT में, और PRT में 60 नंबर के आते हैं, तो वहाँ भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन। ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और CTET में तो पेडागोजी आती है, लेकिन ये उससे एक अपर लेवल की ही है थोड़ा। CTET से इसका लेवल हाई रहेगा इन क्वेश्चन का, तो फॉर श्योर इसमें भी हेल्प करेंगे। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो यदि आपको सही लगे तो हम एक सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के। ठीक है, ये आपका पेपर है जो 2021 में हुआ था, और जो 10 नंबर की TGT का पेपर है। ठीक है, TGT हिंदी का पेपर है, और 2021 में हुआ था आपका 4 सितंबर को। तो इसके ये 10 क्वेश्चन हैं, लास्ट में आते हैं। यहाँ तक काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, और बहुत आसानी से आप ये नंबर गेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस फील्ड में, मतलब इस सब्जेक्ट में। लेकिन आप यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे यदि आप सही से आप प्रैक्टिस करके पेपर की नहीं जाओगे तो। ठीक है, और ये बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो इन नंबर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, For teacher teaching a class with large strength, which of the techniques is best? तो यहाँ पे लेक्चर एंड क्लास नोट्स, मतलब वहाँ पे आपको ये दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेंगे। फर्स्ट इंग्लिश में भी आप इनको पढ़ सकते हो, और हिंदी में भी। बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? तो व्याख्यान और कक्षा नोट्स, ये सबसे बेहतर है टेक्निक। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि आप क्लासरूम में बैठकर ही पेपर अपना सॉल्व कर रहे हो,
वही आपका ओरिजिनल पेपर है, कोई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, मैं अलग से इन्हें टाइप करूँ या कुछ ऐसे। आपका ये वही पेपर है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, ऐसा ही, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग के रूप में किया जा सकता है किसी विषय का अध्ययन करने के रूप में। तो आप देख लें, मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 50% बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। कुछ मैथ में माहिर जो होते हैं वो उसमें रीजनिंग मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उन्होंने इसका पेपर का सीक्वेंस ऐसा रखा है कि जो टफ मतलब टाइम टेकिंग है ना सब्जेक्ट, उनको पहले रखा है। और जैसा आप जिससे हिंदी की मैं बात करूँ तो आप 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे, तो उसे लास्ट में रखा है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है इस पेपर में। संचार के बिना लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि मतलब आप ये आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ये 194 क्वेश्चन है आपका। वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। छोड़ने की, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे, भाषा अर्जन, यानी कि लर्निंग, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। ये आपका सीटेट में भी टॉपिक है, लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। मतलब जो आप वातावरण से सीखते हो, जैसा बच्चा जहाँ जिस माहौल में पैदा होता है वो वही की लैंग्वेज को एक्वायर करता है, तो उसे कहा जाता है भाषा अर्जन, यानी कि वो अर्जित करता है, सीखता नहीं है, अर्जित करता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं उसे लगाना होता, कोई लर्निंग ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस है मतलब सीखने की, स्कूल जाना या कुछ वगैरह, बस नॉर्मली आप बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट बिना लगाए आप सीख सकते हो, तो होता है भाषा अर्जन। कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करती है? तो मिश्रित लिंग, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, और ऐसा ये क्वेश्चन आपको ऐसा तो है नहीं किसी आपको एक पर्टिकुलर बुक पढ़ो और वहाँ से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, और जो PYQ हैं यदि आप वे भी सॉल्व कर लो तो ये आप आसानी से नंबर ला सकते हो, मुझे तो यही लगता है। इसीलिए उसी पर्पज़ को फुलफ़िल करते हुए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और भी TGT उर्दू का और संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें फ़ॉन्ट का क्या इशू रहा, TGT उर्दू में काफ़ी बच्चों को इशू रहा उसमें फ़ॉन्ट का। जैसे ही वो आ जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे पेपर। किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न से ऊपर नहीं जा सका? प्रारंभिक चरण में है ये, तो आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है 196 क्वेश्चन में। कौन समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? ये समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आ गया, वो 10 टॉपिक में की भी है ना। तो समाज सेवा, आवश्यक सेवा, सहयोग सेवा, सपोर्ट, परिधीय सेवा, तो समाज सेवा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामग्री अनुकूलन। सामग्री अनुकूलन को हम बोलेंगे मटेरियल एडेप्टेशन। वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये शारीरिक रूप को दिखाता है वृद्धि। और विकास मतलब अगर आप में क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं तो शारीरिक मतलब वृद्धि से रिलेटेड है, यदि क्वालिटेटिव चेंज होते हैं तो वो आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक ये क्वेश्चन भी बनता है आपका। ये नाटक से आगे वो ड्रामा एंड आर्ट से है ना टॉपिक सिलेबस में दिया है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। नाटक के कितने प्रकार होते हैं? नाटक के मतलब एक रैखिक नाटक विधि, प्रक्रिया उन्मुख नाटक, 2 प्रकार होते हैं। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। आप देख लें कि 10वें नंबर पे इन्होंने अभी वो टॉपिक बताया था पीछे ही, मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया है, तो नाटक ड्रामा एंड आर्ट का है। तो 10 नंबर पे इन्होंने वही उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है ये नाटक का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर है कुछ, सिलेबस तो अब दिया है इन्होंने, पर पहले जो पेपर पहले भी हो चुके हैं बिना सिलेबस दिए भी, तब भी वहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आप देख लें।
ये आपके 10 क्वेश्चन है। आपका एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी हिंदी का फीमेल का 4 सितंबर को 3rd शिफ्ट में, ठीक है। उसके 10 नंबर टीजीटी का है ये पेपर और 10 क्वेश्चन हैं ये। कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल है? तो ये अध्यापन है। आपको इसमें मार्क भी हुआ है आंसर, तो आप खुद भी देख सकते हो। मतलब अध्यापन नॉर्मली वह मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल हैं। और आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, दिए गए विकल्पों में से अधिगम वह विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। नॉर्मली आप मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाते हैं जो लास्ट तक यहाँ तक अपना पेपर मतलब इतना टाइम मैनेज बचा के चलते हैं कि अपना पूरा पेपर वो अटैम्प्ट कर पाएँ। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे मैथ के कुछ टॉपिक हो गए या रीजनिंग के भी होते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे, तो आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे देखो चल के इतने इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अगर टफ क्वेश्चन छूट जाए तो आपको उसका पछतावा नहीं होगा। यदि इजी क्वेश्चन आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए तो आपको उसके लिए बहुत रिग्रेट फील होगा, जैसा मैं मानती हूँ। सुनना बोलना अध्ययन लेखन, मतलब सुनना बोलना LSR वो आता है ना, सुनना बोलना अध्ययन लेखन, ये मतलब भाषा कौशल में सुधार करने के लिए तो होते हैं ना। सुनते हो तब भी आपकी भाषा में सुधार होता है, बोलते हो तब भी, और अध्ययन लेखन वगैरह। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही, भाषा कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है? अध्ययन, बोलना, लेखन। तो देखना कोई एक कौशल नहीं है। भाषा कौशल 4 हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। LSRW इसका सीक्वेंस भी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये LSRW सीक्वेंस भी होता है इसका। कभी कभी CTET में क्वेश्चन बनता है नॉर्मली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है आपका। किस रंग को पुल्लिंग माना जाता है? ब्लू कलर को। नॉर्मली ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे धूसर और जो लाल कलर है इसको भी पुल्लिंग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आयोग ने सेकंड ऑप्शन को सही माना है, नीले को, ब्लू को, ठीक है। और जो गुलाबी कलर है ये स्त्रीलिंग कलर है, फेमिनाइन कलर है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। किस प्रकार के उपकरण और तकनीक कक्षा आकलन में नहीं आएंगे? तो ये नहीं जो आएंगे वो खेल है, अवलोकन, समविभाग, जांच सूची, ये सभी उसके उपकरण हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण दोष नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले बाल्यावस्था में ही श्रवण क्षमता खो देता है, तो के अंतर्गत आएगा ये पूर्वभाषी बधिरता, इसको नॉर्मली बोला जाता है। पूर्वभाषी बधिरता उसे कहते हैं जब बालक बोलना सीखने के पहले ही बहरा हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पूर्वभाषी बधिरता। एक समावेशी विद्यालय की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए? विद्यालय वातावरण, माता पिता की भागीदारी, स्वागत, अभिवृत्ति मतलब असहयोगी व्यवहार। ये आपको मतलब नेगेटिव दिख रहा है ना, तो यही हमारा यहाँ आंसर सही होगा। हमसे पूछा है नहीं, जो विशेषता नहीं है। तो समावेशी मतलब विद्यालय क्या होते हैं? एक ही विद्यालय में एक ही उसमें सभी का समावेशन, चाहे कोई मतलब नॉर्मल छात्र है और कुछ मतलब फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, कुछ भी किसी में डिफरेंटली एबल्ड है जो बच्चे, वो भी एक ही छत के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, जहाँ उन्हें समावेशी विद्यालय बोलते हैं। तो अगर वहाँ का वातावरण असहयोगी होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, समावेशी विद्यालय। नॉर्मली सभी का समावेशन होता है इसमें, चाहे कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, किसी में कोई डिसेबिलिटी हो या कोई नॉर्मल बच्चा भी हो, ठीक है। सामान्य छात्र, शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग बालक एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें तो वो होते हैं समावेशी विद्यालय। सहयोगी आंदोलन बोल रही हूँ मैं। वृद्धि किसको संदर्भित करता है? तो वही शारीरिक परिवर्तन को मैंने अभी मतलब जो भी हमने इसी वीडियो में प्रीवियस पेपर जो इस सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो डिस्कस किया, वहाँ भी ये क्वेश्चन था। तो इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाए
जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे। देखिए एक मतलब नेक्स्ट ही शिफ्ट में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वृद्धि किसको संदर्भित करती है? संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। कला में कौन सा तत्व शामिल है? तो कला में शामिल है कौशल, कला कौशल, ये बहन भाई है, मतलब यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो जैसा आपने देखा वही 10th नंबर पे ड्रामा एंड आर्ट का वो है, उन्होंने सिलेबस में दिया है, वही सेम सीक्वेंस पे के 10 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ड्रामा एंड आर्ट से ही इन्होंने पूछा है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। ये था हमारा पेपर टीजीटी हिंदी का फीमेल का। भाषा कक्षा में का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। तो ये है रियल या। ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, कई शिफ्ट में, जैसा ऑनलाइन हो रहे थे ना सीटेट के पेपर, तो ये ज़्यादातर हर शिफ्ट में आ रहा था क्वेश्चन। भाषा कक्षा में रियलिया यानी कि रियल चीज़ों का आप अगर बैनियन ट्री के बारे में बता रहे हो तो आपको उसका फ़ोटो दिखा दो, या कुछ आप एप्पल के उसके बेनिफिट बता रहे हो क्लास में, तो आप उसको रियल में दिखाओ बच्चों को, मतलब रियल से कनेक्ट करना नॉर्मली। भाषा का ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे, रियलिया इसे बोलते हैं, रियलिया। इनमें से कौन सा अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है? तो खोलने का नियम ये नहीं है, समानता का नियम है, निकटता का और निरंतरता का नियम, तीनों गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियम हैं, खोलने का नियम नहीं है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद आपने पढ़ा होगा सीटेट में। भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रेफेम भाषा की यानी कि लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं? तो ये सोनेमिक लिपि, फोनेमिक ऑर्थोग्राफी। ये आपका पेपर हुआ था, ये भी टीजीटी हिंदी का ही है जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनीय क्षमता सीधा अध्ययन योग्यता से संबंधित होती है। मतलब आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप आसानी से कर लोगे, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस लगाना है इसमें, बहुत इजी है, बस यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इजी हैं बट यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। उसके लिए चाहिए बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। मैट्रोनिमिक क्या है? तो माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम मैट्रोनिमिक है। छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह को जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है। अब यहाँ से देख लें कि छात्र के उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह, तो पोर्टफोलियो में होता है ना ये आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक दुर्बलता का लक्षण है? तो सतत बोलने में कठिनाई, वाक यानी कि बोलने से रिलेटेड है ना, थर्ड ऑप्शन सही। नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी के हैं सिवाय, मतलब ये तीनों ऑप्शन है बट इसके अलावा अवसाद के। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के स्थानांतरण की कौन सी सुविधा होती है? तो सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। मतलब यदि आपने अब आप कुछ नॉर्मली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप उसी को कुछ टाइम बाद कोई तीसरा उसे दोहराए, लेकिन पॉजिटिव वे में हो, मतलब सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? तो नाटक का प्रकार कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और मेलोड्रामा भी है, रोमांस नहीं है। जैसा कि द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का रोमांस में आता है ना वो। ये भी आपका टीजीटी का पेपर है, टीजीटी हिंदी का। और इसमें रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की निगरानी प्रक्रिया का
ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। साक्षरता क्या है? साक्षरता अध्ययन और लेखन, यही तो साक्षरता के मापदंड है। थर्ड ऑप्शन सही है। एक बच्चा व्यवस्थित रूप से भाषा कहाँ से सीखना शुरू करता है? अब इसमें शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। यदि आप इस व्यवस्थित शब्द को ध्यान से ना पढ़ो तो आप इसमें कंफ्यूज होकर घर में ऑप्शन टिक कर दोगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से तो बच्चा स्कूल में ही सीखता है ना जाकर, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। कैसे पढ़ना है? इस अधिगम में पहला कदम कौन सा है? तो ये मतलब कैसे पढ़ना है? स्वर्णिम जागरूकता, सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। लैंगिक समानता का अर्थ है लैंगिक समानता, फोर्थ ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखें, जेंडर इक्वालिटी मीन्स सेक्स इक्वालिटी। हिंदी में तो मतलब हम दोनों को ही यही बोलते हैं, लैंगिक समानता, जेंडर। इसमें आप इंग्लिश वर्जन देख लें तो बेहतर समझ पाओगे। आकलन के सिद्धांतों के अनुक्रम के सही क्रम का चयन करें। वर्तमान सी, मानवीय, पर्याप्त एस, प्रमाणिक ए, विश्वसनीय आ। Choose the correct sequence of the sequence of principles of assessment: current, valid, sufficient, authentic and reliable। कुछ क्वेश्चन में हमको इंग्लिश में देखना पड़ता है वर्जन, वहाँ भी आपको लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे हो तो आप एक ही उसमें पढ़ोगे, नहीं तो मतलब पेपर के बीच में भी आप लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हो। यदि हिंदी में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको समझना है तो आप इंग्लिश में जाकर देख लो, ठीक है, ये थोड़ा ईजी हो जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई? तो 10 फरवरी 2006 को ये नीति लागू की गई थी। अधिकारों के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए, तो मानव अधिकारों के अनुसार होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत क्या है? तो वृद्धि और विकास ही है ये। नाटक के माध्यम से बच्चों में कौन सा कारक विकसित होता है? तो कल्पना और संवेग, मतलब बच्चे कल्पना कर पाते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। ये भी ड्रामा एंड आर्ट का क्वेश्चन है और 10 नंबर पे इन्होंने रखा है। टॉपिक में भी, सिलेबस में टॉपिक में भी 10वें नंबर पे ही इसको ड्रामा एंड आर्ट को रखा है इन्होंने। तो ये भी था हमारे टीजीटी के पेपर जो हमने सॉल्व किए हैं। आगे भी देख लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो बहुत इतने पेपर हैं कि आप यदि ये भी सॉल्व करके जाओ तो काफ़ी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये है आपका टीजीटी साइंस का पेपर है और वही क्वेश्चन टीजीटी मेथोडोलॉजी के हम सॉल्व करेंगे। और ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पता नहीं ये पेपर सिर्फ मेरे ही पास हैं जो मैं सॉल्व करा रही हूँ, ऐसा नहीं है। वेबसाइट पे पढ़े हैं, आप खुद से भी जाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और 1 बाय 1 इन्हें मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिससे आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, बाकी जैसा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट रह जाते हैं उनको भी हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, जो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसमें मैं शायद नहीं कहूँगी कि शायद ऐसा होगा, नहीं, ये 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये देख लें, लेक्चर में वीडियो लंबा हो जाता है और इंसान खुद ही बोर हो जाता है इसमें। निम्नलिखित में से किस शिक्षण रणनीति में छात्र स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन द्वारा समर्थित तथ्यों की खोज करके स्वयं ज्ञान प्राप्त करता या करती है? तो यह है स्वानुभविक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, मतलब मेथड से भी क्वेश्चन है इसमें, वो सिलेबस में गिवन भी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? तो ये अधिगम हस्तांतरणीय है, थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। शिक्षा का अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है? तो ये आपका 4th है। RTA एक्ट है ना अपना, आपका वहाँ से क्वेश्चन लिया है इन्होंने। शिक्षकों के लिए TLM का पूर्ण रूप है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स,
और फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, जैसा कि LAD की फुल फॉर्म बताइए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि चॉम्स्की ने बताया कि मतलब बच्चों के अंदर एक LAD होता है जिससे वे लैंग्वेज को खुद से सीख सकते हैं, उनमें ये क्षमता है कि वो सीख पाएँ लैंग्वेज को। तो LAD की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, TLM की फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इवन 95 क्वेश्चन में आप इसमें गड़बड़ है। फॉर दिस क्वेश्चन disparity is found in question answers, so this question is ignored for all the candidates। तो इसे हम नहीं देखेंगे, इसे आप छोड़ सकते हो। भारत में शिक्षा का 10+2+3 पैटर्न किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मतलब ये शुरू हुआ था 1975 में, और अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई ना, तो ये सिस्टम, ये पैटर्न हट गया है। 5+3+3+4 अब ये पैटर्न है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगा। स्कूली शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों के लिए विज्ञान शिक्षा, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश में विज्ञान शिक्षा के कितने आयामों की पहचान की गई थी? तो ये 7 आयामों की पहचान की गई थी।